हेलो एवरीबॉडी। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी किताब के अनुसार ये चैप्टर 2 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो पोटेंशियल के बारे में जब भी हम बात करते हैं या कुछ कहते हैं तो पोटेंशियल शब्द का सामान्य अभिप्राय यही होता है कि किसी में जो काम करने की क्षमता है, स्टेमिना है, उसको आप पोटेंशियल कहते हैं। भाई अगर कोई बहुत ज़्यादा ऊर्जावान आदमी है, बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, बहुत देर तक काम कर सकता है, तो ये कहा जाता है कि भाई उसमें तो काम करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर किसी सिस्टम में काम करने की क्षमता है तो हम कहते हैं कि उसमें पोटेंशियल है। अब अगर फिजिक्स की बात करें, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, मैकेनिक्स आपने पिछले क्लास में पढ़ा, तो मैकेनिक्स में भी क्षमता के ही संबंध में पोटेंशियल की बात की जाती है। एनर्जी के दो रूप कहे जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। स्थिति परिवर्तन के कारण अगर किसी में कुछ कार्य क्षमता आती है तो उसको पोटेंशियल कहते हैं। और अगर कोई चीज़ चलायमान है, गतिशील है, और उसके कारण अगर उसमें कुछ कार्य क्षमता आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। जैसे मान लिया कोई अगर बड़ा पत्थर ले लिया जाए, उसको हाथ से उठा करके ऊपर में आप उसको रख दें छत पर, तो ग्रेविटी के अनुसार उसमें एक पोटेंशियल आ जाता है। यानी जब वो वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा तो वो किसी को चोट पहुँचा सकता है, किसी चीज़ में मोशन पैदा कर सकता है, यानी उसमें कार्य क्षमता है। इसी संबंध में पोटेंशियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब अगर चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इन्फ्लुएंस है वो भी मैकेनिकल फॉर्म में ही दिखाई पड़ता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, तो किसी भी चार्ज की किसी बिंदु पर बल लगाने की कितनी क्षमता है, इसकी परिमाणात्मक व्याख्या अगर हम करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के टर्म्स में हम लोग समझते हैं। कोई चार्ज है, उसका तो इन्फ्लुएंस मैंने शुरू से कहा है कि इन्फिनिटी तक मानते हैं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर चार्ज के नज़दीक बहुत सारे बिंदु हैं, उस बिंदु पर अगर कोई टेस्टिंग किया जाए तो टेस्टिंग करने या अगर ये टेस्टिंग किया जाए कि उस विशेष बिंदु पर उस चार्ज में बल लगाने की क्षमता कितनी है, इसका एक क्वांटिटिव एनालिसिस अगर किया जाए तो इस क्वांटिटिव एनालिसिस करने के लिए जिस टर्म का हम सूत्रपात करते हैं, जिस टर्म की बात हम लोग करते हैं, दैट टर्म इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर। मैंने ये लिख करके पहले भी बताया पिछले क्लास में कि मैं लिख करके इसलिए रखता हूँ कि समय थोड़ा बचे, क्योंकि यहाँ पर साथ साथ लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अगर लिखी हुई चीज़ है तो मैं उसको पढ़ के एक्सप्लेन करता जाऊँ और आप समझते जाएं तो इसमें समय की बचत होगी। ये मैंने कहा कि अ चार्ज इज सेट इन द स्पेस, अ चार्ज सेट इन द स्पेस हैज इट्स इन्फ्लुएंस अराउंड इट। उसका इन्फ्लुएंस उसके चारों तरफ होता है, दैट इज इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन डिफरेंट अदर चार्ज्ड बॉडीज। शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ कि अगर कोई चार्ज है
तो उसमें किसी भी दूसरे चार्जों पर बल लगाने की क्षमता है। दिस इन्फ्लुएंस इज क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। उस बल का जो परिमाण है, क्वांटिटी है, जैसे मैकेनिक्स में कैसे बोलते हैं जी कि फोर्स एंड एनर्जी। फोर्स या एनर्जी जो है एबिलिटी है, उसका कार्यक्षमता की का माप है एनर्जी के टर्म्स में। और फोर्स जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन है। उस कार्यक्षमता के कारण ही उस सिस्टम में बल लगाने का नेचर है, वो बल लगा सकता है। ठीक उसी प्रकार इंटेंसिटी इज द फोर्स। उसी के बारे में मैंने कहा कि ये जो इन्फ्लुएंस, जो फोर्स लग रहा है, वो चारों तरफ इन्फिनिटी तक माना जाता है। इन्फिनिटी तक माना जाता है कि वो बल लगाता है, और उस बल की परिमाणात्मक व्याख्या, क्वांटिटिव एनालिसिस ऑफ दैट फोर्स इज डन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। ये मानी हुई बात है, इट इज एन अंडरस्टूड फैक्ट दैट व्हेन सम other charged body is required to place at certain point within this influence, it is required to oppose the force of influence. अब यहां से इसको दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं कि मान लिया चार्ज है भाई, यहाँ ये अपने चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया हुआ है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा ध्यान दें, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे हाथ में इस बिंदु पर, तो किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को ये अपने नज़दीक आने नहीं देगा, पक्की बात। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाना इसका नेचर है, और इस फोर्स ऑफ रिपल्शन का क्वांटिटिव वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन गिव इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने नेचर के अनुसार अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसी दूसरे चार्ज को अपने नज़दीक नहीं आने देगा। अब आप करेंगे ज़बरदस्ती कि ना हम लाएंगे ही, तो इस ज़बरदस्ती करने के क्रम में आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इंटेंसिटी। यही मैंने कहा कि when some other charged body is required to place at certain point within this influence, it is required to oppose the force of influence, that is intensity. आपको इंटेंसिटी जो है उसको अपोज करना होगा and has to do some work. यानी अगर आपकी ताकत इंटेंसिटी से कम है तब तो इंटेंसिटी हावी होगा, वो अपने नजदीक आने नहीं देगा। लेकिन अगर अपनी ताकत को आपने इंटेंसिटी के बराबर कर लिया तब उसको ठेल सकते हैं। क्या वो अब तो एक दूसरे को वो कैंसिल कर देगा, आपकी ताकत और इंटेंसिटी की ताकत दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और आप उसमें अपने चार्ज को ले जा सकते हैं। In other words, it is required to do this placement with the help of some external force equal to the force applied due to intensity on the charged body, that neutralizes the effect of intensity. यही मैं कह रहा हूँ कि चार्ज्ड बॉडी पर आपको इंटेंसिटी के बराबर कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे वो इंटेंसिटी के प्रभाव को निष्क्रिय कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, और तब आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं।
अब जैसे मान लिया जाए कोई सामान उठाने के ही टर्म में आप ले लेते हैं, तो अगर सामान आपको उठाना है तो किसी भी सामान पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है नीचे की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स हमेशा लग रहा होता है। कम वजन की चीज पर कम फोर्स लगेगा, ज्यादा वजन की चीज पर ज्यादा फोर्स लगेगा। अब आप एक 5 किलो का कोई चीज लें, उसको आप ऐसे उठाएं, आपकी ताकत है, आराम से आप उठा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करेंगे तो उसको आप उठा सकते हैं। नॉर्मली उसमें उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। लेकिन अगर 50 किलो का कोई है तो हल्का सा हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको ताकत लगाना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए। अगर 100 किलो का है तो एक सामान्य आदमी के लिए इसको इतना ऊंचाई तक ले जाना सामान्यतः मुश्किल है, क्योंकि आपकी ताकत इतनी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को आप अपोज कर सकें। जब अपोज करेंगे तभी आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मान लिया, मैं दूसरा एग्जांपल देने जा रहा था लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो रिपल्शन वाला फोर्स लग रहा है, तो आपकी ताकत कम से कम रिपल्शन फोर्स के बराबर होनी चाहिए, तब आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। Once this is done, so that the body can be moved within the field by some distance. जब भी आप अपने ताकत को उसके बराबर कर लेंगे तभी बॉडी फील्ड में मूव कर सकेगी। A physical work is done in this effort. अगर आपने फिजिक्स में बल के बारे में पढ़ा है तो जानते हैं कि फोर्स इनटू displacement is the value of work, and you measure it as energy because this work is ultimately stored in the form of energy and you call it as potential energy. यही बाद में लिखा कि this work is stored in the body at that position. जिस नई स्थिति में उसको रखेंगे उस स्थिति में वो बल, जैसे आपने एक पत्थर को उठा करके हाइट पर रख दिया, तो आपने जो एफर्ट लगाया, आपकी जो एनर्जी खर्च हुई, वो एनर्जी उस स्टोन पेबल में, स्टोन पीस में स्टोर रहती है। जैसे ही उसका सपोर्ट हटा दिया जाएगा वो एनर्जी रिलीज होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगा और वो स्टोन पीस फिर से वर्क करेगा, वो एनर्जी रिलीज होगी। दिस मीन्स दैट at this point, this means that at this specific new position, the body is maintained under the influence of external force. नेचुरल तो है कि उसको भगा देगा, रिपल्शन फोर्स है। अगर उसको आप वहां रखे हुए हैं बॉडी को, तो इसका मतलब कि बाहरी बल हमेशा लग रहा है। यानी वो स्टोन को आपने छत पर रखा तो छत का जो रिएक्शनल फोर्स है, सपोर्टिंग फोर्स है, वो इंटेंसिटी के बराबर, वो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बराबर है, ग्रेविटेशनल पुल के बराबर है, तभी वो वहां स्थिर है। आप कल्पना कीजिए कि अगर एक अखबार पर उसी पत्थर को रखे, 5 किलो का पत्थर है और उसको अखबार पर रखिए, अखबार में क्षमता, अखबार के कागज में क्षमता नहीं है उतना रेजिस्ट करने का, तो अखबार को फाड़ करके वो नीचे गिर जाएगा। यानी जिसमें उस बल को अपोज करने की क्षमता है वही उसको वहां स्थिर रख सकता है। यही मानने वाली बात है, यही समझने वाली बात है। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा कि this body is maintained under the influence of external force, and as this external influence is removed, the charged body will move to its normal position away from the influence of the charge. यानी कहने का मतलब कि आप ये इसका नेचुरल रिपल्शन फोर्स है, उसको इन्फिनिटी तक ले जा करके रखा है,
अगर वहाँ से इसको आप ज़बरदस्ती इस पॉइंट तक लाना चाहते हैं तो आपको इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और ज़बरदस्ती इसको यहाँ पर मेंटेन करके रखना होगा। अब सीधी सी बात है कि जैसे ही ये इन्फ्लुएंस हटाएंगे भाग जाएगा फिर वहीं। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती उसका नेचर है भागने का। ये जो चार्ज है, गिवन चार्ज है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है। इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण किसी को भी अपने नज़दीक सटने नहीं देगा। अब उसके नज़दीक आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ले आ रहे हैं तो आपको तो उसको मेंटेन करके रखना होगा। आपके द्वारा जो मेंटेन करने में एनर्जी खर्च हो रहा है वही एनर्जी उस टेस्ट चार्ज की योग्यता है। अब जैसे आप अपना एनर्जी हटाएंगे, वो जितना आपने एफर्ट लगाया था वापस सब एफर्ट रिलीज करते हुए वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो वही ये कह रहा है कि द चार्ज्ड बॉडी विल मूव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, दैट मीन्स इट विल गो टू द इन्फिनिटी as soon as the influence is removed. In other words, when a charged body is placed within the field of another charge, the body acquires energy to do the work. यही मैंने कहा कि जब आप एनर्जी लगा करके उसको मेंटेन किए हुए हैं तो वो आपकी एनर्जी ना उसके पास है भाई। अब जैसे ही हटा देंगे तो आप जितना एफर्ट लगा करके उसको यहां तक लाए थे वापस वो वही पोजीशन पर चल जाएगा। दैट मीन्स योर एफर्ट, आपके एफर्ट को वो बचा करके रखा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वॉट एवर द एफर्ट द एक्सटर्नल मीन हैज मेड इन ब्रिंगिंग दैट पॉइंट देयर, दैट चार्ज देयर, इट इज मेंटेन्ड इन दैट बिकॉज नॉर्मली इट इज सेट टू बी देयर एट इंफिनिटी। सामान्य रूप में वो इंफिनिटी पर रहने के लायक है, आप उसको जबरदस्ती यहां पर ला करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आप ये जबरदस्ती हटा देंगे तो आपने जितना जबरदस्ती किया था सब रिलीज होकर के वापस वो वहीं चला जाएगा। यानी इसको दूसरे शब्दों में या दूसरे अर्थ में या दूसरे रूप में इसको समझ सकते हैं कि वॉट एवर द वर्क यू हैव डन, आपने जो काम किया वही काम उसके अंदर उसकी क्षमता के रूप में संरक्षित है, स्टोर्ड है। एंड एज सुन एज द एफर्ट इज रिलीज्ड, that as soon as external effort is released, whatever the ability is stored in that body is released and it will do work to go at its normal position. तो जैसे ही बाहरी प्रभाव हटा लिया जाए वो फिर से अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हुए वहां तक पहुंच जाएगा। यही क्षमता पोटेंशियल है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि मान लिया कि एक 5 किलो का ढेला है, उसको आप छत पर रखे हुए हैं तो छत की एबिलिटी है उसको रोक करके रखने के लिए। न्यूज़पेपर के पेज पर आप उसको नहीं रख सकते हैं, वो फाड़ करके नीचे घुस जाएगा। तो जैसे ही या तो एफर्ट हटा लिया जाए और नहीं तो एफर्ट में एबिलिटी नहीं हो, वापस चला जाएगा नॉर्मल पोजीशन पर। तो इसी को कहा गया कि दिस positional ability is called electrostatic potential. एक्सटर्नल एफर्ट के कारण किसी भी चार्ज में जो पोजिशनल एबिलिटी आती है, उसके पोजीशन के कारण जो उसमें मूव करने की क्षमता, डिफ़ॉल्ट मूव करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, कहाँ तक जाएगा? तो जहाँ तक उसका प्रभाव नहीं हो। तो ये जो मूव करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आइडियली द इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज इज कंसीडर्ड अप टू इन्फिनिटी। अनंत तक मानते हैं किसी भी चार्ज का प्रभाव। शुरू से हम लोग इसको बोलते आए हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज इज अप टू इन्फिनिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज कोई टेस्ट चार्ज मान लिया, ऑन अ टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, यहां पर ब्रिंगिंग ने वर्क डन इन टर्म्स ऑफ work done in defined in terms of work done in bringing the test charge from infinity to the particular point near the given charge.
मान लिया हम जानना चाहते हैं कि भैया हम एक चार्ज है q मात्रा का रखा हुआ यहाँ पर, दूसरा चार्ज हमने हाथ में लिया। अब बोला कि भाई इसमें कितनी कार्यक्षमता उत्पन्न होगी किसी पॉइंट पर, तो इन्फिनिटी से उठा करके उसको लाइए। ये हालांकि प्रैक्टिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात की बात हम बाद में करेंगे। प्रैक्टिकली इन्फिनिटी का कोई मीनिंग नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कंसिडरेशन के अनुसार। तो बहुत ज़्यादा माने कितना, कहाँ तक उसका प्रभाव लेंगे, तो उसका कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है। इसलिए ये सारे डेफिनेशंस, ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये आइडियल डेफिनेशंस है। व्यवहार में दूसरी बात का प्रयोग करते हैं, अभी उस पर आया जाएगा। So the test charge from infinity to a particular point near the given charge is electrostatic potential of the test charge due to the given charge. Now अब कितना टेस्ट चार्ज को कितना लिया जाए, तो कोई तो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए ना भाई, कि भाई इतना हम लेंगे। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एंड दैट चार्ज इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड। सो फॉर द सेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्ट चार्ज इज टेकन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया जाता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज at a particular point is defined as, किन टर्म्स में डिफाइन करते हैं, अब देखिए ये इसकी एक्चुअल वास्तविक परिभाषा हो गई कि द वर्क डन, द एफर्ट मेड, वर्क डन, जो हम एफर्ट लगाएंगे, जो अपनी ऊर्जा हम खर्च करेंगे, वॉट एवर द एनर्जी इज रिलीज्ड इन डूइंग वर्क डन in bringing unit positive charge, the standard charge, unit positive charge from infinity to a point near the given charge. यानी electrostatic potential on a charge is the ability of external mean, क्योंकि आप में जितना एबिलिटी होगी उतना ही उसमें पोटेंशियल पैदा किया जा सकता है। सो इट इज द वर्क डन। वर्क डन कौन करेगा? द एक्सटर्नल मीन, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल मीन in moving unit positive charge from infinity to a particular point near the given charge is the standard potential of that charge, standard potential of that charge at that particular point. स्टैंडर्ड इसलिए कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा न्यूमेरिकली देख लिया जाए। लेट अस कंसिडर a charge q near which at point p situated at a distance r apart from it the potential has to be determined. यहां पर चार्ज q है एट पॉइंट, ये पॉइंट p है यहां पर एक, जिसका कि डिस्टेंस r है q से। इसको मान सकते हैं पोजिशनल वेक्टर, इसका सपोज r के रूप में एक्सप्रेस्ड है। अब इस P पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना एफर्ट की जरूरत है, कितने जूल्स एनर्जी खर्च करने पड़ेंगे इस काम को करने के लिए। अब यहां पर सीधे अगर फोर्स यूनिफॉर्म है तो वर्क निकालना बड़ा आसान है भाई। यूनिफॉर्म फोर्स लगाते जा रहे हो, उस फोर्स के अगेंस्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल जाता है। अब यहां पर बड़ी विचित्र बात है कि यहां पर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे दूरी बदलेगी 1/r² के हिसाब से फोर्स में परिवर्तन होगा। अगर चार्ज फिक्स है तो दूरी के अनुसार बल में परिवर्तन होगा।
तो कितना फोर्स लेंगे, एक एवरेज तो कंसीडर करना पड़ेगा फोर्स का उस डिस्प्लेसमेंट के लिए। बल, फील्ड इंटेंसिटी परिवर्तनशील है, कांस्टेंट नहीं है। सो सीधे सीधे आप इन्फिनिटी और आर से कोई मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे इसको निकालने के लिए, इसके लिए दूसरे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जानते हैं कि जहाँ भी वेरिएशंस का स्टडी करना होता है, चेंजिंग क्वांटिटी के बारे में आप एजम्पशंस निकालते हैं या कैलकुलेशंस करते हैं, तो उस स्थिति में आपको कैलकुलस का प्रयोग किया जाता है। तो कहा गया कि द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ड्यू टू चार्ज इज E, मान लिया गया एट R पर ये E है। अब ये इसका एक्सप्रेशन आप जानते हैं कि ये E = 1/4πε0 Q/r² से ये दिया जाता है। इट्स अ फैक्ट दैट, जब भी मैंने कहा वही लिखा हुआ है, इट्स अ फैक्ट दैट एज द पोजिशन चेंजेस द इंटेंसिटी ऑल्सो चेंजेस, इंटेंसिटी अ वेरिएबल क्वांटिटी। दिस लीड्स टू अप्लाई calculus method for calculating the work done, and thus it is assumed that the positive unit charge is displaced by a small distance dr along the line of field intensity, by dr from r मान लो, या फ्रॉम P से dr इसको डिस्प्लेस करते हैं। ये इसलिए कि फॉर दिस, ये डिस्टेंस को बहुत छोटा लेते हैं। ऐसा इसलिए छोटा लिया जाता है क्योंकि उस छोटे डिस्टेंस में इंटेंसिटी को बदलता हुआ नहीं माना जाए। बल को कांस्टेंट होना चाहिए भाई वर्क करने के लिए। तो डिस्टेंस को एकदम छोटा लिया, माने अकल्पनीय छोटा आप मान लीजिए कि इतना छोटा कि इंटेंसिटी में प्रैक्टिकली कोई परिवर्तन नहीं हो। यही यहां पर मेंशन किया गया, फॉर दिस डिस्टेंस, फॉर दिस, यहां पे कॉमा लगा दें तब ये पढ़ा जाएगा ठीक से। फॉर दिस डिस्टेंस is assumed so that there is no change in the field. So वर्क डन क्या होगा, dw यहाँ पर है, मैंने ओमेगा और d में थोड़ा पिछले वीडियोस में भी कंफ्यूज किया था। यहाँ पर ये dw है, नॉट इसको ओमेगा मान लीजिए, dw है। dw इक्वल टू E द फोर्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है भाई, E डॉट dr. dr is smaller enough that for that small distance the force is not considered changing. अभी यहाँ पर लिख देंगे कि -4πε0 Q/r² इंटू dr। अब यहाँ पर देखो एक माइनस साइन लगाया गया, ये इसलिए है, रिपल्सिव फोर्स हम मान रहे हैं, तो रिपल्सिव फोर्स के लिए जो आप फोर्स लगाएंगे वो अपोजिट टू द इंटेंसिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट अतः जो होगा वो इंटेंसिटी के अपोजिट होगा, यानी जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उधर होगा। तो फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर की होगा। डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द फोर्स, so this minus sign is put here. So 1/4πε0 Q/r² इंटू dr, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसको नेगेटिव साइन के बारे में लिखा, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड of given charge and it is taken positive
क्या लिखा जाए, एज द गिवन चार्ज Q इज टेकन पॉजिटिव, मतलब चार्ज अगर पॉजिटिव लिया गया, सो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड डायरेक्शन इज रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज। यही मैंने कहा कि फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप टुवर्ड्स द चार्ज ला रहे हैं, तो इसको नेगेटिव माना जाता है। बाय डेफिनेशन इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज यही जो है उल्टा हो जाएगा, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। हालांकि इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, now by definition potential is the total work done in bringing the charge from infinity to r. So calculus का मेथड लगाते हुए equation 1 should be integrated within these limits to calculate the work done. So W equal to dw का इंटीग्रेशन कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर के r तक, इन्फिनिटी से लेकर के r तक -1/4πε0 q अपन r स्क्वायर इंटू dr कर दिया। अब ये तो q और 4πε0 जो है, ε0 जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो ये बाहर निकल जाएगा, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट dr अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेशन का प्रोसेस मालूम है कि r स्क्वायर का इंटीग्रल -1/r होता है, सो -1/r डाल दिया, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डाल दिया, 1/∞ 0, 1/r r, so this will become W equal to 1/4πε0 q/r। ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाते हैं। This is an expression for potential due to charge at any point, since it's the work done for unit positive charge. The work done, ये बहुत important है समझना, work done per coulomb of charge, work done per unit charge, that is joules per coulomb will be the unit of potential, and इसको volt भी कहते हैं। यहाँ तक पोटेंशियल की बात पूरी होती है। और हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी लाइक एनर्जी। जैसे एनर्जी स्केलर है, वैसे पोटेंशियल भी स्केलर है। सिर्फ यहाँ अगर जूल होता तो कहते कि टोटल एनर्जी, नहीं, कूलम के अनुसार, चार्ज के अनुसार ये एनर्जी चेंज करता है। So energy joules per coulomb is the unit of electrostatic potential, and another unit is called as volt। ये एक साइंटिस्ट के नाम के कारण इसको कहा जाता है। अब आप देखिए, एक टर्म है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ उसका प्रभाव होगा, उसके चारों तरफ उसका पोटेंशियल होगा। इसको देखो, पहले सुनो। बाय द डेफिनेशन एन एक्सप्रेशन डेराइव्ड फॉर द पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन ये डेराइव किया। अब आप देखिए, किसी भी चार्ज Q के कारण पोटेंशियल किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? R पर, इन्वर्सली केवल R पर। R अगर कम होगा पोटेंशियल ज़्यादा होगा, R अगर ज़्यादा होगा पोटेंशियल कम होगा। यही इंडिकेट करता है, चूंकि ε0 तो कांस्टेंट लिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। सो अगर कोई फिक्स चार्ज है तो उस फिक्स चार्ज का उसके चारों तरफ पोटेंशियल केवल R पर डिपेंड करता है। यानी जहां जहां R बराबर होगा वहां वहां पोटेंशियल भी बराबर होगा। एकदम सीधी सी बात है।
आर पर डिपेंड कर रहा है ना भाई। तो आर बदलेगा तब ना पोटेंशियल बदलेगा। आर अगर नहीं बदल रहा है तो पोटेंशियल भी नहीं बदल रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके चार आर यहाँ से रेडियल डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जब नॉर्मल डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस लेते हैं तो ये एक तो स्फीयर का हिस्सा होगा ना। स्फीयर का जो रेडियस होगा वो किसी पॉइंट के चारों तरफ होगा, यानी वो स्फीयर अगर आर डिस्टेंस पर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो आर को रेडियस मान करके और आर को रेडियस मान करके क्यू को एक स्फीयर के सेंटर पर रख करके जिस स्फीयर की परिकल्पना आप करेंगे वो पूरे के पूरे स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल बराबर होगा कि नहीं। किसी चार्ज माने चार्ज को सेंटर, ऐसे इसको बोलें कि चार्ज को सेंटर और डिस्टेंस को रेडियस मान करके आप जिस स्फीयर की कल्पना करेंगे उस स्फीयर के सरफेस पर हर जगह डिस्टेंस बराबर है, तो वो स्फीयर का पूरा सरफेस जो है वो स्फीयर का सरफेस पर पोटेंशियल बराबर होगा, यानी उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। It's clear that for a particular charge, the potential varies with a variation in distance r. So around the charge, on whatever the point, distance is same from q, potential is same. It is known that all the radial points around a given point are equidistant. So, the surface of a sphere of radius r and लिखा है the potential is same when the charge is at the center of this sphere. अगर इस स्फीयर के सेंटर पर हो तब उसको when charge is this surface is called equipotential surface. इसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब हम पेज चेंज करें, सेव नहीं करना है भाई, डिस्कार्ड चेंजेस। This is another page. The previous page was complete. So between field and intensity, it is to discuss the relation see. Right now I have discussed about the equipotential surface, and I told you that the plane of the sphere at the center of which when the charge is situated, then that spherical plane is called equipotential surface because there the radius is same everywhere, and on this is the only quantity on which the potential depends. Now recall the fundamental definitions in the beginning I gave about the intensity and potential, that by definition intensity एक फोर्स है जो टेस्ट चार्ज पर लगता है। स्टैंडर्ड रूप में टेस्ट चार्ज को आप 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। दूसरा है कि पोटेंशियल किसी टेस्ट चार्ज के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, वर्किंग एबिलिटी है, एनालॉगस टू एनर्जी, एनालॉगस टू वर्क is potential. So let us try to find the relation, because
अगर पॉइंट बदल रहा है किसी भी चार्ज के नज़दीक, तो पोटेंशियल भी बदलेगा, इंटेंसिटी भी बदलेगा। तो इस बदलाव को एक मैथमेटिकल एनालिसिस के द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशन किस प्रकार निकलेगा। क्योंकि जो भी आप फोर्स लगाएंगे वर्क करने के लिए वो इंटेंसिटी के ही बराबर होगा। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया हुआ जो वर्क स्टोर होकर के रह रहा है वही पोटेंशियल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस वर्क का और पोटेंशियल का रिलेशन, और वर्क का एंड जो फोर्स है उसका रिलेशन तो है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। ये बार बार बड़ा हो जा रहा है भाई। सी, मैं येलो कलर चुन लेता हूँ अंडरलाइन करने के लिए। हाँ, चुना हुआ। सो लेट अस कंसिडर, let us consider a positive charge Q that has a field intensity E at point P radially in the radially outward direction। ये देखो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस चुना गया, ये वाला। ये पूरा एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है। ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पर जो लिया गया, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मान लिया गया कि E है। इस पॉइंट पर E इंटेंसिटी है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज Q, और इसका डिस्टेंस जो है वो R है यहाँ Q से। Point P is situated at a equipotential surface having its potential V. Having its potential V. Now, a unit positive charge is moved from P to Q by an infinitely small distance delta R. मैंने अभी बताया आपको कि ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये इंटेंसिटी भी परिवर्तनशील है, पॉइंट टू पॉइंट ये बदलता है। तो हम इतने कम से कम दूरी की कल्पना करते हैं जिसमें कि इंटेंसिटी में परिवर्तन ना के बराबर माना जाए। सो अगेन द डायरेक्शन ऑफ ई इज दिस, इधर की ओर ई का डायरेक्शन है, तो इसके अगेंस्ट इधर की ओर ये मान लिया पॉइंट पी है, उसमें थोड़ा इसको ये डिस्टेंस मान लिया जाए, ये डिस्टेंस मान लिया जाए डेल्टा आर के बराबर, थोड़ा इसको विक्षेपित करते हैं आगे की ओर। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पी टू क्यू बाई एन इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस डी आर, माने डेल्टा आर, डी आर नहीं। सो द वर्क डन इन दिस प्रोसेस डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। माइनस इसलिए कि अपोजिट है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, तो अपोजिट तो लेना ही है। और इस छोटे से डिस्टेंस में चूंकि हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं, बिना बदलता हुआ मान रहे हैं, इसलिए इस फोर्स, इतना ही फोर्स आप लगाएंगे इसको अपोज करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो ये ई के बराबर फोर्स, ई के बराबर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हुए डेल्टा आर डिस्टेंस से अगर डिस्प्लेस करते हैं तो डेल्टा वी वर्क होता है। यानी सीधी सी बात है कि अगर ई को लिखना है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर लिखेंगे, माइनस साइन होगा। इन ऑर्डर टू कंसिडर नेग्लिजिबल चेंज इन ई एट 2 पॉइंट्स, माने अगर ई में परिवर्तन नहीं महसूस किया जाए तो डेल्टा आर हैज बीन टेकन वेरी स्मॉल, a 2 point delta r
मस्ट बी टेकन, हैज बीन ठीक नहीं है। ये सही नहीं है। सो डेल्टा आर must be taken small, so its limiting value delta r tending to 0 is taken. तो जब छोटा से छोटा हमको लेना है भाई, तो हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा आर टेंडिंग टू 0. सो दैट इज वाई ई इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 del v upon delta r, and hence this is by definition it is the differential. So when v is means work done or potential is differentiated with respect to the distance, then it gives the field. This is the relation. This expresses the relation between E and V. Negative sign shows that the displacement is taken opposite to the direction of field. On the basis of this, two conclusions can be made. यहाँ पर ये समझना जरूरी है. Potential decreases along the direction of field. जिधर फील्ड का डायरेक्शन है उधर पोटेंशियल कम होता जाएगा ग्रेजुअली. ये भी एक नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस. अब देखो कितनी सीधी बात निकल करके आ गई कि भाई इंटेंसिटी जैसे जैसे आगे आप इंटेंसिटी के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल कम होता जा रहा है. तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कम होने का जो रेट है, जिस दर से पोटेंशियल कम हो रहा है, वही इंटेंसिटी है. दिस रिलेशन हैज अ लॉट ऑफ यूज. विल यूज इट लेटर ऑन इन डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. अब आ जाओ एक दूसरा इसी का कॉन्सिक्वेंस है. पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. है तो सीधी सी बात, लेकिन इसको थोड़ा कंसीडर करना जरूरी है कि भाई जब एक से अधिक चार्ज हो एक जगह पर, तो उन चार्जों के सम्मिलित प्रभाव से पोटेंशियल कितना होगा या पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा. तो इसमें सीधी सी बात है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी भी है. तो एक चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल है, दूसरे चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल है, तीसरे चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल है, चार्ज पॉजिटिव निगेटिव होने से पोटेंशियल पॉजिटिव या निगेटिव होगा. तो भाई अलजेब्राइक सम ले लेंगे, हो गया उसका काम. सो इट इज लिटरली रिटन, if q1, q2, q3 up to qn are different charges having position vectors of distances r1, r2 and rn from a point p, then potential at p is the algebraic sum होगा, algebraic sum of potentials due to each charge. That is v equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 upon r1, q2 upon r2, q3 upon r3 up to qn upon rn. ये इसलिए यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बताना पड़ा क्योंकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो. जब एक से ज़्यादा चार्ज हो तो उस स्थिति में हम ओवरऑल
पोटेंशियल किस प्रकार कंसीडर करें, इसलिए यहाँ पर एक एक्सप्लिसिटली मैंने लिख करके बता दिया कि भाई एल्जेब्राइक सम होता है, इसमें और कोई भी मैंने अलग से कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। और तुरंत यहाँ पर फिर आपका आ गया, मैं बता दूं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल सिस्टम ऑफ चार्ज आ गया। अब बस यही जो मैंने पहले बताया आपको कि सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर हैं तो उनका एल्जेब्राइक सम निकाल करके हम ओवरऑल पोटेंशियल निकाल देते हैं। बस देखो, इसी बात का प्रयोग करके डायपोल का पोटेंशियल, डायपोल के द्वारा किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। बस केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है एंड मैथमेटिकल एजम्पशंस है, बट द की पॉइंट इज that if two charges are there, then potential due to two charges are the algebraic sum of potentials due to each charge। मैंने जो पहले मैंने बताया कि अगर एक से अधिक चार्ज हैं एक जगह पर, तो किसी बिंदु पर उन दोनों चार्जों के सम्मिलित प्रभाव के द्वारा पोटेंशियल उन दोनों चार्जों के अलग अलग पोटेंशियल्स के एल्जेब्राइक सम के बराबर होगा। यही की पॉइंट है डाइपोल। इसका जो मैंने अभी पहले बताया ना, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन मान सकते हो इसका, कि डाइपोल के द्वारा जो पोटेंशियल निकाला जाएगा, क्योंकि डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कम डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, उसी को डाइपोल बोलते हैं। तो जैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में मैंने भी बताया कि अलजेब्राइक सम लिया जाता है, बस यही की कंसेप्ट इसमें यूज करके सारा चीज है, बाकी रेस्ट मैथमेटिकल डेरिवेशंस आप करेंगे इसमें। सो लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2a, जनरली 2a माना जाता है डायपोल को, एंड चार्जेस माइनस q एंड प्लस q situated at points a and b respectively। ये देखिए, यहां पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये 2r है, ये डिस्टेंस 2r हो गया, पीला जो हो गया, तो इधर a हो जाएगा, इधर a हो जाएगा, 2a टोटल डिस्टेंस। अब यहां से थीटा एंगल पर इसका पोजीशन पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा लिखते हैं, r डिस्टेंस और थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है P जहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। देयर इज अ पॉइंट P नियर द डायपोल with the polar coordinates r theta। r is the radius and theta is the angle। ये सर्कुलर सिस्टम में कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखते हैं। at which potential has to be evaluated। आगे मैं मैथमेटिकल दिखाऊंगा, लेकिन इसको यहां पर समझो कि P से माइनस Q की दूरी है r1, अब P से प्लस Q की दूरी है R2, तो पोटेंशियल सीधे सीधे हो जाएगा। चूंकि ये दूरी कम है, दिखाई पड़ रहा है यहां पर इस फिगर में जो हमने कंसिडरेशंस लिया है उसके अनुसार R2 कम है, R1 ज्यादा है। सो यहां पर आप सीधे लिख सकते हैं पोटेंशियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2। बस R1 और R2 का इवैल्यूएशन कर दो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा, पोटेंशियल निकल जाएगा। जो मैंने पहले बताया सिस्टम ऑफ चार्जेस में इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल यूज हुआ, जो पोटेंशियल बना, उस पोटेंशियल का अलजेब्राइक सम माने प्लस और माइनस मिला करके आप जो पोटेंशियल निकालेंगे वही सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब डायपोल में चूंकि दो चार्ज है, वो पॉजिटिव है वो निगेटिव है, तो दोनों चार्जों को रखा, वहां पॉइंट P लिया, उसका कोऑर्डिनेट बता दिया, दोनों का डिस्टेंस एज्यूम कर लिया R1 R2। अब P पर जो पोटेंशियल होगा वो प्लस Q के द्वारा जो पोटेंशियल होगा वो, और माइनस Q के द्वारा जो पोटेंशियल होगा वो,
उसके डिफरेंस के बराबर होगा, यानी Q/R1 माइनस Q/R2। अब आपका काम है केवल R1 और R2 को इवेलुएट करना। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार ज्योमेट्री लगा रहे हैं। इसको यहां तक एक्सटेंड किया गया, ये एंगल थीटा होगा, माने आप यूं कह सकते हैं कि इसको इतना एक्सटेंड किया गया, यहां तक इतना एक्सटेंड किया गया कि ये एंगल, ये लाइन इसके बराबर हो जाए। अब देखो यहाँ पर एक कंसिडरेशन है, मैं उसको अलग से आपको दिखाऊं, मैं छोटे में ही दिखा दे रहा हूँ केवल उसको, इतना एरिया में हम आपको दिखा दे रहे हैं केवल करके। देखो ये अगर आर्क है, ये थीटा है, ये इसका लेंथ L है, तो और ये अगर रेडियस है तो थीटा इक्वल टू L/R होता है। अब ये एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है के लिए ये वाला लाइन जो है अपरेंटली स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है, कर्व नहीं मान सकते, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो रेडियस है और ये सर्कुलर पार्ट का, ये 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तब यानी ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। अब राइट ट्रायंगल बन जाएगा तो ये जो एंगल आप ले रहे हैं, मान लिया अल्फा, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ई वाला हाइपोटेनस और ई वाला परपेंडिकुलर, यानी अगर मान लो ये एल यहाँ आप ले रहे हैं, अल्फा एल ले रहे हैं, तो L/R, यानी ये अपरेंटली इक्वल टू हो जाएगा अल्फा के। कॉस अल्फा लेंगे तो ई वाला बेस हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी ये लगभग दोनों बराबर आएंगे R/R, तो कॉस अल्फा अपरेंटली इक्वल टू 1 होगा। और tan अल्फा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी ये भी L/R होगा, एंड दैट इज ऑल्सो अपरेंटली इक्वल टू अल्फा। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर ये स्मॉल एंगल लिया जाता है, ये अगर स्मॉल एंगल लिया जाए, तो इस स्मॉल एंगल के केस में ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस, इन दोनों को बराबर मान सकते हैं, प्रोवाइडेड दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। तो यही कंसिडरेशन यहां पर है कि चूंकि ये वाला एंगल बहुत छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाएं, चूंकि ये वाला एंगल बहुत छोटा है, इसलिए इसको, इस लाइन को और इस लाइन को लगभग बराबर मान लेते हैं। तो यानी ये जो एक्सटेंडेड पार्ट का मान अगर निकाल लिया जाए तो वो हो जाएगा उसी प्रकार, ये लाइन चूंकि बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए यहां पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं और इसको बराबर मानते हैं, और ये दोनों बराबर होगा, ये वाला और ये वाला। अब देखो, ये अगर थीटा है
अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये वाला लाइन, ये थीटा है, ये अगर परपेंडिकुलर आपने लिया 90 डिग्री, है ना, तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो ये बेस लाइन जो है आपका a cos थीटा के बराबर होगा। और उसी तरह से ये वाला लाइन, थोड़ा मेरा माउस पॉइंटर जो मूव कर रहा है उस पर गौर करेंगे। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, इसलिए ये वाला हाइपोटेनस है, तो ये वाला लाइन बेस की तरह होगा, ये लाइन बेस की तरह होगा, इसलिए ये लाइन इक्वल टू ऑल्सो a cos थीटा विल बी देयर। तो एक में ये यहाँ से इस जगह से लेकर के इस जगह तक जहां से जहां तक मैंने लिया, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये r है, तो ई वाला a cos थीटा बढ़ जाएगा r1 के केस में और a cos थीटा घट जाएगा r2 के केस में। यही की पॉइंट है बस इसमें समझने का। पहला ये कि ये एंगल चूंकि छोटा है इसलिए इस और इस लाइन को बराबर मान सकते हैं। माने इस हिस्से को थोड़ा दूसरे तरीके से भी इसको देखा जाए कि इस हिस्से को, इस पर्टिकुलर हिस्से को एक आर्क का हिस्सा भी माना जा सकता है। आपको जैसे समझना है समझ लीजिए। मैंने यहां पर लिख करके भी दिखा दिया छोटे में। तो केवल ये वाला हिस्सा बढ़ रहा है। थोड़ा और इसको जूम करके हम दिखाएं आपको, और कलर दूसरा ले लें क्योंकि इसी को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में। ये लाइन को इस प्रकार लिया गया कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये आपका A है ऑलरेडी, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला लाइन क्या होगा, A टाइम्स cos थीटा, ये वाला साइन थीटा के बराबर होता है, ये हो जाएगा A cos थीटा। यही ऊपर वाला अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये इससे इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ई हो गया हाइपोटेनस, ए हाइपोटेनस हो गया, यानी ये वाला लाइन और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो लाइन होगा अगेन ये a cos थीटा के बराबर होगा बाय द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस प्रकार ये अच्छा, इधर देखो, अब थोड़ा जूम आउट करके दिखाएं आपको कि इधर इस साइड में ये वाला लाइन इससे बड़ा है इसलिए ये वाला घट जाएगा, और इस साइड में ये वाला बढ़ जाएगा। माने R1 के लिए a cos थीटा बढ़ाना होगा, R2 के लिए a cos थीटा घटाना होगा। अब चलो दूसरे साइड में चलते हैं, इसको देखा जाए क्लियरली। यही जो मैंने लिखा कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट, at point P, it is necessary to evaluate potential individually by the two charges and then to take their algebraic sum. Thus, if distances of A and B are assumed as R1 and R2 of P, then potential at P will be equal to V 1/4 pi epsilon 0, जो मैंने लिख करके दिखाया वही। इन इक्वेशन 1 it is to substitute R1 and R2 according to the assumption R1 is greater than R and R2 is less than R. Thus R has to be extended to make it apparently equal to R1 and reduced to make it similar to R2.
this is for a smaller angle, it is indicated there. By trigonometry, extended and reduced parts are r cos theta. Right now I have demonstrated. Thus r1 equal to r plus a cos theta and r2 equal to r minus a cos theta. अब इसको रिप्लेस कर देना है केवल इसमें, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू 1 upon r minus a cos theta minus 1 upon r plus a cos theta, and finally you will get this expression. Here r and r will get cancelled and here 2a cos theta will remain. अभी नीचे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. आर स्क्वायर व्हेन यू विल टेक कॉमन देन इट विल बी 1 हियर एंड ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी देयर. अब फिर यहाँ पर एक एजम्पशन है, अप्रोक्सीमेशन, दैट एज ए इज वेरी वेरी लेस देन आर. इस अजम्पशन को ध्यान रखना है क्योंकि सारा कुछ इसी पर टिका हुआ है. तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल. अब अगर ये देखो 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो आउ कम हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा. छोटा है स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा. सो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल एंड हेंस it can be ignored in the expression. Thus v equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2qa cos theta upon r square. अब आप याद कीजिए पहले मैं ये डाइपोल मोमेंट के बारे में, 2qa को डाइपोल मोमेंट कहते हैं. सो इट इज इंडिकेटेड बाय p, सो इसके बदले में p लिख दिया, p cos theta अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया, here p is the dipole moment, p equal to 2qa. This is the expression for the potential due to a dipole at any point. And on the basis of the above expression, the following differences can be illustrated with respect to potential due to a single charge. It is valid only when r is very very less than a. R is very very greater than a, मतलब a is very very less than r. Potential point is much far than the length of dipole. अगर ये नहीं होगा आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कर पाएंगे और ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा. और दूसरी बात जो है, it varies not only with the square of the distance but it also varies with the angle between the position vector of the point and direction of dipole moment. फिगर हमारा यहीं पर बगल में है, आप देख रहे हैं कि ये p तो कांस्टेंट हो गया, q कांस्टेंट, a कांस्टेंट. अब यहां पर थीटा बदल रहा है, जो भी एंगल इधर इधर लेंगे उसके अनुसार थीटा बदलेगा और डिस्टेंस बदलेगा. सो पोटेंशियल इज चेंजिंग और वी फाइंड चेंजिंग पोटेंशियल व्हेन द एंगल इज चेंज्ड एंड व्हेन द डायरेक्शन इज चेंज्ड. अभी आज तो नहीं, लेकिन मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि इस पोटेंशियल के बदलाव को हम मैथमेटिकली अगर कंसिडर करेंगे then we can find the intensity. तो आज की बात यही समाप्त करते हैं. That's it. Thank you with me and thank you for studying this. Next day I will extend this discussion. Thank you.